हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज़ में न्यू टॉपिक थेवेनिन्स प्रमेय। थेवेनिन का प्रमेय या हम कहें थेवेनिन्स थ्योरम। ये थ्योरम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ में एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है। और बच्चों ये जो थ्योरम है ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसके थ्रू आप किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क को, कितना ही टिपिकल आपको नेटवर्क दे रखा हो, उस नेटवर्क को आप एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट करके आप वहाँ करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक थेवेनिन्स थ्योरम। देखो बच्चों, यहाँ पर थेवेनिन प्रमेय को समझने के लिए, थेवेनिन प्रमेय या थेवेनिन्स थ्योरम को समझने के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक टू पोर्ट नेटवर्क। ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है ये मैं आप लोगों को पहले वीडियोस में समझा चुकी हूँ, जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट बनाई है उसमें, ठीक है। फिर भी हम लोग यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखो ये आपके पास में एक नेटवर्क है जिसके अंदर टू पोर्ट लगे हुए हैं। ये इसका एक टर्मिनल 1 है और ये इसका टर्मिनल 2 है ना। टू पोर्ट नेटवर्क का मीन्स क्या है, ये एक नेटवर्क है, इसके अंदर आपके पास में बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं, इंडक्टेंस हो सकते हैं। सपोज कर सकते हैं हम कि हो सकता है इसमें इस तरीके से रेजिस्टेंस लगे हुए हों, है ना, इस तरीके से। यहाँ रेजिस्टेंस हो, यहाँ रेजिस्टेंस हो, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, यहाँ रेजिस्टेंस हो। इस टाइप से बहुत बड़ा एक नेटवर्क हो सकता है ना। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या आपके पास में हो सकता है कि सर्किट के अंदर एक कॉइल लगी, काफ़ी सारी कॉइल्स लगी हुई हों, है ना। इस टाइप से अपने पास में यहाँ बहुत सारे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगे हुए हो सकते हैं। लेकिन जब इस पूरे नेटवर्क के अंदर दो टर्मिनल हमने फ्री छोड़ रखे हैं, तो ये अपने पास में है टू पोर्ट नेटवर्क या टू टर्मिनल नेटवर्क। ये इसका टर्मिनल नंबर 1 है और ये इसका टर्मिनल नंबर 2 है। अब हमने क्या किया, थेवेनिन्स प्रमेय को हम कैसे समझ सकते हैं, इसका क्या बेनिफिट है। देखो अगर मेरे पास में एक बहुत टिपिकल टू पोर्ट नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस का पूरा जाल बना हुआ है, तो हमने क्या, अगर इसके बाहर यहाँ हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है ना। लोड रेजिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो लोड रेजिस्टेंस जो है उसकी इम्पीडेंस कितनी है, इम्पीडेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और लोड रेजिस्टेंस की इम्पीडेंस ZL। ये तो पूरा नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क के बाहर से अगर मैं कोई रेजिस्टेंस देती हूँ, कोई लोड देती हूँ सर्किट में, है ना, तो वो मैं किससे शो करूँगी, लोड रेजिस्टेंस से शो करूँगी। तो मैंने इसको लिख दिया ZL। ये टू पोर्ट नेटवर्क में मैंने एक लोड प्रतिरोध को जोड़ दिया, ठीक है। अब मेरे पास में एक बहुत भारी सा जाल है यहाँ पर, है ना, बहुत टिपिकल एक नेटवर्क बना हुआ है, और मुझे उस नेटवर्क के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में धारा का मान ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगी, इस टिपिकल नेटवर्क को एक हम इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट होता है अपने पास में तुल्य परिपथ। क्या होता है, तुल्य परिपथ, इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस हैं, है ना, या जितने भी कॉइल्स लगी हुई है, या जो भी इलेक्ट्रिक एलिमेंट लगा हुआ है ना, उन सबको हम क्या करेंगे, उनकी इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देंगे, है ना, और उनकी एक इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकाल लेंगे। वो कितनी होगी, वो होगी अपने पास में Z इक्विवेलेंट। कैसे निकालेंगे वो भी अभी हम प्रूफ में देखेंगे, है ना। और उसके साथ साथ में यदि मैं क्या करूँ, ये जो नेटवर्क है इसमें से इस लोड प्रतिरोध को निकाल दूँ और ये दोनों पोर्ट ओपन कर दूँ। जैसे मेरे पास में ये जो नेटवर्क का कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर से ये दोनों पोर्ट ओपन है ना, ये दोनों पोर्ट ओपन है। तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन के अंदर ये जो पोर्ट 1 और 2 है, इनके मिड में जो मेंटेन वोल्टेज है वो कितना होगा, E इक्विवेलेंट होगा। कितना होगा, E इक्विवेलेंट होगा। तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से लोड प्रतिरोध हटा के, और इन दोनों टर्मिनल के मध्य जो विभवांतर है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो हो जाएगा अपने पास E इक्विवेलेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सर्किट को हम कैसे बनाएंगे, हमने क्या किया, ये जो E इक्विवेलेंट है इसके साथ में हमने लगा दिया इसको, यहाँ से Z इक्विवेलेंट को, है ना, और इसको हमने यहाँ से लगा दिया। ये आ गया आपके पास में पोर्ट 1 और ये आ गया पोर्ट 2, और इन दोनों के मध्य हमारे पास में लोड प्रतिरोध लगा हुआ है ZL, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे सिंपल कर लेती हूँ, बॉक्स ही बना लेती हूँ, जब मैंने सब जगह बॉक्स बनाया है तो, ठीक है।
अब देखो आप यहाँ पर इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैलकुलेट करना कितना इजी है। यहाँ टिपिकल था, है ना, यहाँ बहुत सारे नेटवर्क्स थे, तो कैसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज किया इसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है, आई है, करंट जो है आई है। अब अपने पास में ये जो इम्पीडेंस है, अगर आप इनको एक सिंपल रेजिस्टेंस की तरह से मान लो, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं बच्चों, ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं ना। तो सीरीज़ के अंदर अपने पास में क्या होता है, प्रतिरोध में धारा का मान कैसा होता है, समान होता है। करंट की वैल्यू श्रेणी क्रम में या सीरीज़ में सेम होती है। तो यहाँ पर इस परिपथ में बहने वाले करंट का मान आई कितना हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट। ये हमारे पास में टोटल वोल्टेज आ गया आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो वी की वैल्यू आ गई ई इक्विवेलेंट, और टोटल रेजिस्टेंस आर कितना है, सीरीज़ में रेजिस्टेंस कितना है, जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल, R1 प्लस R2, तो जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान I इक्वल्स टू दिस। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग जो थेवेनिन प्रमेय है उसके लिए नोट्स किस टाइप से तैयार करेंगे। देखिए डायग्राम तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। क्या लिखना है हमें, विभिन्न ऊर्जा स्रोत। एक तो आपके पास में ये पूरा जो 2 पोर्ट नेटवर्क है, इसके अंदर और भी आपके पास में कई सारे एनर्जी सोर्सेज हो सकते हैं। तो विभिन्न ऊर्जा स्रोत तथा रैखिक द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं से युक्त। अब आपके पास में रैखिक, देखिए लीनियर इम्पीडेंस कौन सी होती है ये मैं आपको पहले वीडियोस में समझा चुकी हूँ, शॉर्टकट में बता देती हूँ। जैसे आप लोग लिखते हैं V इक्वल्स टू आई आर रेजिस्टेंस के लिए, है ना, या तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, V और I में कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन आता है ना, ग्राफ जो है, कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है। तो अपने पास में ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जिनके ऐसे जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स हैं जिनके लिए अपने पास में V और I का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आता है। जैसे क्या हो गया आपके पास में, इंडक्टेंस हो गया, कॉइल हो गई, है ना, या हम कह सकते हैं एक, है ना, कैपेसिटेंस हो गया, सिंपल कैपेसिटेंस, जहाँ पर अपने पास में ये जो कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस के अंदर मिड में कोई भी माध्यम, दूसरा कोई माध्यम नहीं है ना, वायु है केवल। तो जो एक सिंपल वायु का संधारित्र जो होता है, जिसके लिए हमारे पास में इक्वेशन क्या आती है, सिंपली Q इक्वल्स टू CV, है ना। तो यहाँ पर अपने पास में V और I कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देती है। तो रेजिस्टेंस हो गया, या आपके पास कॉइल हो गई, या कैपेसिटर हो गया, ये सब क्या है, रेखीय प्रतिबाधाएं हैं। अब द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं कौन सी होती हैं, बायलेटरल इम्पीडेंस। बायलेटरल इम्पीडेंस वो होती हैं, ये भी मैं पहले वाली वीडियोस में आपको समझा चुकी हूँ कि बायलेटरल इम्पीडेंस वो होती हैं जिनमें आप दोनों साइड से धारा प्रवाहित कर सकते हैं, धारा की दिशा आप परिवर्तित कर सकते हैं, वो होती हैं बायलेटरल इम्पीडेंस या द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। जैसे आपके पास में होता है कॉइल, आप कॉइल में किसी भी साइड से करंट फ्लो कर दो, या आपके पास होता है रेजिस्टेंस, है ना, उसमें आप किसी भी साइड से करंट फ्लो कर दो, तो ये है आपके पास में द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं। तो अगर आपका जो सर्किट है वो किन से बना हुआ है, रैखिक द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं से बना हुआ है ना, युक्त किसी 2 टर्मिनल जाल को, 2 पोर्ट नेटवर्क है आपके पास में, एक ऐसे परिपथ के तुल्य लिया जा सकता है जिसमें एक विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट हो, है ना, तथा श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट होती है। ये मैंने यहाँ पर श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट को लगा दिया। तो E इक्विवेलेंट क्या है, जाल के खुले सिरे होने पर टर्मिनल 1 और 2 के मध्य विभवांतर। ये अपने पास में 1 और 2 है। यदि मैं लोड प्रतिरोध को हटा देती हूँ तो उस कंडीशन में इन दोनों के मध्य जो वोल्टेज मेंटेन होगा वो कितना है, E इक्विवेलेंट है। और Z इक्विवेलेंट क्या है, जितने भी नेटवर्क्स हैं, है ना, उन सबको हम रिप्लेस कर दें उनकी प्रतिबाधाओं से, है ना। टर्मिनल 1 और 2 से अवलोकित प्रतिबाधा जब सभी स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दें, है ना, तो उस कंडीशन में 1 और 2 के मिड में जो Z इक्विवेलेंट आएगा वो हम यहाँ लगा सकते हैं, और फिर इस कंडीशन, इसके थ्रू हम इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट I की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। अब देखते हैं हम लोग कि ये सर्किट इसमें कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे हमें कन्वर्ट करना है, और इस थ्योरम का प्रूफ भी देखते हैं। बहुत सिंपल और इजी टॉपिक है। हाँ देखिए, थेवेनिन प्रमेय जो है इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग लेते हैं बच्चों यहाँ पर एक 2 पोर्ट नेटवर्क, है ना। तो जो हमने लास्ट वीडियो में लिया था उसी को हम यहाँ ले लेते हैं, तो हमें काफ़ी इजी रहेगा। देखिए अब हम लोग कर रहे हैं इसका प्रूफ, ठीक है, प्रूफ। तो यहाँ पर
मैं ले लेती हूँ लास्ट वाला ही जो सर्किट है। ये सपोज किया कि अपने पास में यहाँ 3 इम्पीडेंस जुड़ी हुई हैं, Z1, Z2 और Z3 इस कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब हमने क्या किया है, यहाँ एक एनर्जी सोर्स लगा दिया E, और ये इसके पास में अपने पास में पोर्ट 1 है इसका, और यहाँ ले लेते हैं हम इसका पोर्ट 2 पोर्ट नेटवर्क है ना। और यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने प्रतिबाधा बाह्य लोड प्रतिरोध लगा दिया, कितना, ZL, ठीक है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट सर्किट में, तुल्य परिपथ में। और वो जो तुल्य परिपथ है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ मेरे पास में होना चाहिए एक इक्विवेलेंट, और उसके साथ में यहाँ होनी चाहिए एक प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट, है ना। E कब आएगा, जब A और B पोर्ट दोनों को हम ओपन कर देंगे। और Z इक्विवेलेंट कब आएगा, जब अपने पास में यहाँ जो नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क हैं, जो भी सर्किट एलिमेंट्स लगे हुए हैं, उनको हम उनकी लीनियर इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दें, रेखीय प्रतिबाधा से रिप्लेस कर दें, प्रतिस्थापित कर दें। और ये हमने लगा दिया यहाँ पर ये लोड प्रतिरोध ZL, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो अपने पास में सर्किट है फर्स्ट वाला, इसमें ये पूरा एक लूप बन गया, है ना। ये पूरा एक लूप है, लूप 1 है। और यहाँ से हम करें तो ये पूरा भी क्या है, एक लूप है। इसको भी हम कह सकते हैं ये कितना है, लूप 2 है। तो यहाँ मैंने सपोज किया लूप 1 में फ्लो होने वाली जो करंट है, लूप 1 में फ्लो होने वाली करंट कितनी है बच्चों, ये है I1, इसको मैंने ले लिया I1, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पर गए, यहाँ से क्या होगा, करंट, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमने सपोज कर लिया लूप 2 में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी है, I2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ ये जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी है, I है। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है, Z इक्विवेलेंट में जितना करंट फ्लो होगा उतना ही ZL में होगा, है ना। दोनों श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी है, I है। तो हम क्या करते हैं, हमें तुल्य परिपथ बनाना है ना, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू I है, तो यहाँ पे ZL में जो बाह्य लोड है, ये तो हमने, ये पूरा नेटवर्क तो अलग है, लेकिन ये तो हमने बाहर से लगाया है ना लोड प्रतिरोध। तो इस लोड प्रतिरोध में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू यहाँ भी कितनी होनी चाहिए, I होनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, I2 को कितना ले लेती हूँ, I लेती हूँ, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, सबसे पहले की तरह ही जैसे हमने किस में किया था, इससे पहले वाली थ्योरम में किया था, है ना, पारस्परिकता प्रमेय में, वैसे ही हमें इस सर्किट के लिए क्या करना है, इक्वेशंस लिखनी है, KVL लॉ लगाना है। KVL लॉ नहीं भी लगाना था तो भी हम कर लेंगे, है ना। कैसे करेंगे, देखो KVL लगाना है। सबसे पहले आप ये लूप देखो, ये लूप जो है, इसमें एनर्जी सोर्स क्या है, इनपुट कौन सा है, ये दे रखा है हमारे पास में E, वोल्टेज कितना है, E = अब देखो यहाँ से हम इस पॉइंट से हम चले, यहाँ तक हो गया E, इस पॉइंट से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ Z1 इम्पीडेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, है ना। तो हम क्या लिखते हैं, V = IR, है ना। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, करंट कितना है, I1, और R कितना है, Z1, I1 Z1, तो मैंने इसको लिख दिया Z1 I1, एक ही बात है। प्लस अब हम अगली ब्रांच में गए, है ना, ये पूरे लूप की ब्रांचेस हैं, यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच हुई, एक ब्रांच यहाँ हो गई। अब इस ब्रांच में जाएंगे, अब जैसे ही यहाँ हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो I1 करंट तो जा रहा है ऐसे, है ना, और I करंट कैसे आ रहा है, इस तरफ से। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है ना। I1 करंट जा रहा है यूँ, और I करंट ऐसे। तो Z3 में फ्लो होने वाला करंट कितना हो गया, हमने लिखा Z3, और I1 - I कितना हो गया, I1 - I, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके कोफिशिएंट सेपरेट कर लेंगे, किसके, I1 के और I के। तो कितना हो जाएगा, E = देखो I1 के लिए कितना आ जाएगा, Z1 और Z3, तो यहाँ कॉमन ले लिया, Z1 + Z3 I1, है ना। और I के लिए कितना आ जाएगा, ± Z3, तो -Z3 I, है ना। ये एक इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले लूप में लेंगे इक्वेशन। तो सेकंड वाले लूप में कितना आ जाएगा, 0। देखो यहाँ पर अपने पास में कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं है, तो हमने ले लिया 0 = अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, इस पॉइंट से। Z2 में फ्लो होने वाला करंट कितना है, I, और ZL में भी फ्लो होने वाला करंट कितना है, I, क्योंकि दोनों किसमें, श्रेणी क्रम में है ना। तो मेरे को क्या लिखना चाहिए, Z2 I + ZL I प्लस, अब देखो हम यहाँ से गए
इधर गए, तो इधर क्या हो रहा है, देखो I करंट जो है वो फ्लो हो रहा है ना, और I1 करंट इधर आ रहा है, तो हम किस साइड से जा रहे हैं, हम इस साइड से जा रहे हैं, तो हमारे लिए I की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, और I1 कैसा होगा इसके रेस्पेक्ट में, नेगेटिव। तो यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, I माइनस I1 है ना, I माइनस I1 Z3। अब वापस हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे वैल्यूज़। पहले देखो आप I1 किस किस में है, I1 कॉमन लोगे तो कितना आएगा, माइनस Z3, यहाँ कर दिया हमने माइनस Z3 I1 प्लस, अब I कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, I में Z2 ZL और Z3, तो मैंने कर दिया Z2 प्लस Z3 प्लस ZL और यहाँ कर दिया I। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आ गई अपने पास में। अब इन दोनों का हम वैसे ही जैसे हमारे पास में पिछले वीडियो में था, हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे दोनों इक्वेशन से, है ना, E इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू, तो ये एक मैट्रिक्स बन गई आउटपुट की। अब यहाँ पर अपने पास में वेरिएबल कौन से हैं, I1 I, है ना, दो वेरिएबल हैं, यहाँ हमने दो वेरिएबल ले लिए, एक ले लिया I1 और दूसरा ले लिया I, है ना। अब देखो I1 का कोएफिशिएंट कितना है, Z1 प्लस Z3 और माइनस Z3। I1 का है Z1 प्लस Z3 और I का है कितना, माइनस Z3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया Z1 प्लस Z3 माइनस Z3। सेकेंड वापस I1 का कितना है, माइनस Z3, यहाँ लिख दिया माइनस Z3, और I का कितना है, Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, तो यहाँ मैंने लिख दिया Z2 प्लस Z3 और प्लस ZL। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के थ्रू किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ मुझे क्या करना है, ये देखना है इस तुल्य परिपथ में जो I की वैल्यू निकलती है, वो I की वैल्यू यहाँ जो निकलती है, दोनों इक्वल आएंगी कि नहीं। अगर इक्वल आती हैं तो अपने पास में थेवेनिन प्रमेय जो है वो सही है ना। तो मुझे I की वैल्यू को चेक करना है, इस कंडीशन में कितनी आएगी और इस कंडीशन में कितनी आएगी। I की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, I इक्वल्स टू, हमें पता है कि हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब क्या होगा, E0 से सेकेंड वाला कॉलम रिप्लेस हो जाएगा। सेकंड वाला कॉलम रिप्लेस करोगे तो I की वैल्यू कितना आएगी, Z1 प्लस Z3 तो एज इट इज़ आएगा, माइनस Z3 यहाँ आ गया, है ना, और इन दोनों एलिमेंट्स को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, E0 से, तो ये आ गया अपने पास में E0। अब अपॉन में क्या आएगा, ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट आएगा, है ना, इसका डिटर्मिनेंट आएगा, तो ये कितना है अपने पास में, Z1 प्लस Z3 माइनस Z3, यहाँ माइनस Z3, यहाँ Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना, पूरा रफ करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ इस साइड से रफ कर देती हूँ। हाँ देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, ये तो मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के EZ3, तो I की वैल्यू कितना आ जाएगी, EZ3 अपॉन, अब देखो यहाँ पर Z1 प्लस Z3 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो मैं क्या करती हूँ, पहले इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, Z1 को मल्टीप्लाई किया Z2 प्लस Z3 से, या हम कहें Z1 प्लस Z3, इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो Z1 प्लस Z3, इसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे, Z2 प्लस Z3 से, Z2 प्लस Z3 से, ठीक है, प्लस ZL, तो ZL से इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस ZL, कितना हो जाएगा, ZL को मल्टीप्लाई किया हमने किससे, Z1 प्लस Z3 से। ठीक है, ये हो गया इससे मल्टीप्लिकेशन, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के Z3 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, माइनस के Z3 स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर Z3 स्क्वायर प्लस में आएगा और ये आएगा माइनस के Z3 स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं हम, ये हो जाएगा EZ3, इसको मैं हटा देती हूँ। अब कितना हो जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3
प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 स्क्वायर, है ना, माइनस Z3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस ZL, और ये आ जाएगा Z1 प्लस Z3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा EZ3, या Z1 प्लस Z3 कॉमन आ रहा है ना, और कहाँ आ सकता है, इसमें Z2 में कॉमन लेती हूँ तो Z1, और यहाँ से Z3 ये कॉमन आ सकता है, तो मैंने Z2 कॉमन ले लिया, कितना आ गया Z1 प्लस Z3, है ना, प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा Z1 Z3 प्लस ZL Z1 प्लस Z3। ये वैल्यू आई अपने पास में किसके लिए, ये वैल्यू आ गई I के लिए, है ना। कब, जब अपने पास में एक टिपिकल नेटवर्क है। अभी हम इसको सिंपलेस्ट जो इक्विवेलेंट नेटवर्क है उसके लिए भी I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर हम देखेंगे दोनों की वैल्यूज़ जो है वो सेम आती है या नहीं आती है। हाँ देखिए, अब यहाँ पर अपने पास में I की वैल्यू जो है वो ये आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये तो अपने पास आई फर्स्ट सर्किट से, अब इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो कौन सा है, ये वाला, है ना। तो इस इक्विवेलेंट सर्किट में भी हमें I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो कब आएगी, जब अपने पास में इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, है ना। तो Z इक्विवेलेंट अपने पास में जो थेवेनिन प्रमेय है, थेवेनिन्स थ्योरम, इससे Z इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आ रही थी, क्या डेफिनेशन है Z इक्विवेलेंट की, Z इक्विवेलेंट क्या है, जो आपके पास में पोर्ट 1 और 2 है ना, उनके मध्य प्रतिबाधा है। और कब प्रतिबाधा है, जब क्या हो, जाल में से या परिपथ में से ऊर्जा स्रोत हटा दिए गए, है ना, ऊर्जा स्रोत हटा दिए जाएं, और जितने भी एलिमेंट्स है ना उन सबको उनकी प्रतिबाधाओं से हम प्रतिस्थापित कर दें। तो उस कंडीशन में देखो सर्किट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेरे पास में Z1, ये कितना हो जाएगा Z2, और ये यहाँ से आ गया, एक मिनट, ये आ गया अपने पास में एलिमेंट Z3। ठीक है, और यहाँ हमने क्या किया, यहाँ से हमने ऊर्जा स्रोत हटा दिया, और ये अपने पास में आ गया पोर्ट 1 और पोर्ट 2। अब हमें पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के मध्य हमें Z इक्विवेलेंट निकालना है, यहाँ आएगा अपने पास में Z इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आप देखो इस सर्किट को, तो Z2 तो सीरीज़ में है और Z1 और Z3 किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये कैसे हो जाएंगे, जैसे ये है मेरे पास में Z1, है ना, और ये मेरे पास में है Z3, Z1 और Z3, एक टर्मिनल यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, ऐसा ही है ना। देखो Z1 और Z3 का एक टर्मिनल यहाँ मिल रहा है, और Z1 और Z3 का एक टर्मिनल ये यहाँ मिल रहा है, आप ऐसे मान लो। तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो Z इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा अपने पास में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, Z इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, पहले ये दोनों पैरेलल में कितना आएगा, Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, और ये दोनों Z2 के सीरीज़ में है, तो Z2 प्लस हो गया। ऐसे ही करते ना, ये तो समांतर क्रम हो गया, और ये श्रेणी क्रम में है Z2, तो ये इसमें ऐड हो गया R1 प्लस R2, है ना। इस तरीके से इसको हमने ऐड कर दिया, ये वैल्यू आ गई Z इक्विवेलेंट। अब हम कैलकुलेट करते हैं E इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट कैसे आएगा, देखो E इक्विवेलेंट के लिए अपने पास में क्या डेफिनेशन थी, E इक्विवेलेंट के लिए ये क्या है, पोर्ट 1 और 2 के मध्य, है ना, मध्य वोल्टेज है ना, विभवांतर है, ऐसा लिख सकते हैं, विभवांतर है। कब विभवांतर है, कब विभवांतर है, जब हमने क्या किया, पोर्ट 1 और 2 को कैसा रखा हुआ है, पोर्ट 1 और 2 कैसे हो, खुले हो, मतलब ओपन सर्किट हो, है ना, ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट आप बनाओ, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ बैटरी लगा रखी है हमने E, और यहाँ हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ मतलब रेजिस्टेंस क्या, इम्पीडेंस है ना, इम्पीडेंस है, ये Z1 Z2 और ये Z3। ठीक है, ये पोर्ट है 1 और ये पोर्ट है 2। यहाँ मुझे देखना है यहाँ कितना आना चाहिए, E इक्विवेलेंट आना चाहिए।
ठीक है, ये ई के नीचे मैंने ई और स्मॉल क्यू लिखा है, राइटिंग गंदी हो जाती है, जल्दी जल्दी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में अब मुझे इन दोनों के बीच में वोल्टेज चेक करना है। तो देखो ये ओपन सर्किट है ना, 1 और 2 से ओपन है, इसका मतलब Z2 में तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं, है ना। Z2 में करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब जो वोल्टेज यहाँ मेंटेन है 1 और 2 पे, वही वोल्टेज मेंटेन होगा किस पर, Z3 पर, है ना। तो हम क्या करें, Z3 पर वोल्टेज कैलकुलेट कर लें। और Z1 और Z3 किस में है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो दोनों पे वोल्टेज अलग अलग होगा। तो Z3 पर जो वोल्टेज निकलेगा वो कितना है, E इक्विवेलेंट है। तो मैं इसको निकाल देती हूँ, यहाँ इसको हटा देती हूँ। देखो E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा अपने पास में, कैसे निकालते हैं हम, टोटल वोल्टेज कितना है E, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, Z3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, Z1 प्लस Z3, दोनों सीरीज़ में Z1 प्लस Z3। ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने पिछले वीडियोस में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें बताई हुई है। ठीक है, तो ये आ गया E इक्विवेलेंट और ये आ गया अपने पास में Z इक्विवेलेंट। ठीक है, अब जो अपने पास में I की वैल्यू है इसको मैं रफ कर देती हूँ, है ना। देखो ये वैल्यू आ गई अपने पास में I के लिए, ठीक है, और Z इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम सिमिलैरिटीज़ देखते हैं एक बार। तो यहाँ आप देखो कि I का जो एक्सप्रेशन, ये जो अपने पास में हमें I का एक्सप्रेशन जो है ना, और ये जो Z इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन, इनमें इतना आ रहा है Z1 प्लस Z3, दोनों के डिनोमिनेटर में Z1 प्लस Z3 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, I को रिप्लेस, I में भी डिवाइड कर देती हूँ, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम डिवाइड कर देते हैं किससे, Z1 प्लस Z3 से, Z1 प्लस Z3, एक मिनट, और यहाँ भी मैंने डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, Z2, ये Z1 प्लस Z3 इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, प्लस कितना हो जाएगा ZL, यहाँ से भी डिवाइड से कैंसिल हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू, अब आप देखो E Z3 है ना अपॉन Z1 प्लस Z3, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है E इक्विवेलेंट की, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं E इक्विवेलेंट से, अपॉन ये जो वैल्यू है Z2 और Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, ये वैल्यू किसकी है, Z इक्विवेलेंट की, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया Z इक्विवेलेंट से, प्लस ZL। तो हमारे पास में जो तुल्य परिपथ था वहाँ भी I की वैल्यू यही आ रही थी और यहाँ भी I की वैल्यू यही आ रही है। तो अपने पास में थेवेनिन प्रमेय जो है वो प्रूफ हो गई। थेवेनिन प्रमेय की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।